हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद रिगार्ड्स टू प्रीएम्बल। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को हम क्या डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो आप प्रीएम्बल आज हम पढ़ रहे हैं वो उसी सीरीज में एक पहला एपिसोड आप मान सकते हो। रीजन क्या है कि हर साल हमें प्रीएम्बल से एक ना एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल जाता है। तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ये पर्टिकुलर चीज रन करेगी एंड उसी तरह से ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हमारी डिस्कशन होगी विद रिगार्ड्स टू सी सेट, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे इस पर्टिकुलर सीरीज को देखिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो 2020 में हमसे पूछा गया कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन के ऊपर पूछ ले जाते हैं। तो थोड़ा एक बार ना प्रीएम्बल को हम अच्छे से देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा प्रीएम्बल ही मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all its citizens fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give to ourselves this Constitution. अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो पूरे प्रियम्बल के अंदर आपको टोटल 4 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये 4 पार्ट्स कौन से हैं? पहला इसका पार्ट है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, स्टार्टिंग महीना मैंने बात क्या करी थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया की। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया दरअसल में यही बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ से है। तो एक्चुअल में पावर कहाँ से आ रही है? वो लोगों से आ रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अल्टीमेटली जो सॉवरेनिटी है, ठीक है, हु इज द अल्टीमेट सॉवरेन इन इंडिया, वो लोग हैं यहाँ पे सॉवरेन। ठीक है जी। इसके साथ ही दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है, दैट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सर इसका क्या मीनिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का? देखो, ये जो आपको टर्म्स दिख रही हैं सर, कौन सी टर्म्स? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 जो वर्ड दिखे ना आपको, यही दरअसल में बात है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की। मैं पांचों का एक बार क्विकली आपको मीनिंग बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वर्ड था क्या? सॉवरन। अब सॉवरन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है दैट इज इंडिया, उसकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ठीक है, किसी और एक्सटर्नल पावर्स के अंतर्गत हम काम नहीं करते। तो बिल्कुल हमारे पास पूरी कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट सॉवरेनिटी है। उसी तरह से एक वर्ड आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट वर्ड सुनकर शायद आपको लगेगा कि सर यहाँ पर सोशलिज्म की बात हो रही है, बट आंसर इज नो। हमारे यहाँ पे ना वो वाले सोशलिज्म की बात नहीं हो रही, हमारे यहाँ पे गांधीयन सोशलिज्म की बात हो रही है, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। ठीक है, जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। साथ में एक वर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा अगला वर्ड, दैट इज सेकुलर। सेकुलर का मीनिंग क्या है कि जितने भी रिलीजन्स हैं सबके हम इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं एंड स्टेट के द्वारा उनको इक्वल प्रोटेक्शन या सपोर्ट मिलती है। इसी तरह से एक वर्ड है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मीनिंग तो आप सभी जानते हो। ठीक है, हमारे संविधान के थ्रू एक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है ना, उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन हुए? प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब इलेक्टेड है यहाँ पे, तो ये मीनिंग होता है रिपब्लिक का। तो ये सारी चीजें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सर तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स। तो सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये मार्क किए ना, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है ना, इक्वालिटी हो गया, ये सारे डेफिनेटली क्या है? फ्रेटर्निटी। ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या हुए? जस्टिस हो गया आपका। जस्टिस में भी बात किसकी हो रही है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की। एक्चुअल में जो वर्ड्स है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये आए हैं रशियन रेवोल्यूशन से। उसी तरह से फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, आप नोटिस कर रहे हो, फ्रेटर्निटी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये बाकी आप जानते हो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है डेट ऑफ अडॉप्शन। ध्यान में रखना, मैं अडॉप्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं इनफोर्स की बात नहीं कर रहा। हमारा दरअसल में ना, अगर अडॉप्शन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन इसकी, तो ये आया था अडॉप्शन के अंदर 26 नवंबर 1949 में। अगर मैं बात करता हूं कि कब इन्फोर्स हुआ, इन्फोर्स होता है 26 जनवरी 1950 को।
तो यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या प्रियम्बल के अंदर कौन सी डेट लिखी हुई है, अडॉप्शन की डेट लिखी हुई है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पार्ट्स हैं इसके प्रियम्बल के, ठीक है। अब अगर बात करें कि सर प्रियम्बल हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो थोड़ा मैं आपको इसकी ना हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। पहले तो देखो थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो एक ना जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ना 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे ये, ठीक है। उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वहां पर, फिर बाद में इसी का ही फॉर्म एक तरह से हमारा प्रियम्बल देखने को मिल जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था बेरूबारी केस, ठीक है, ये 1960 का केस है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला, यहां पर इन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है और इस वजह से इन्फोर्सेबल भी नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत। पर ये 1960 का जो फैसला था इसको चेंज कर दिया। कब चेंज कर दिया? 1973 के अंदर। आप लोग जानते हो ना केशवानंद भारती केस, ये केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर यहां पर इसके साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि जो प्रियम्बल है ना भैया, ये प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंद भारती केस। तो पिछले डिसीजन को इन्होंने यहाँ पर ओवर रूल कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आई होगी, सर क्या प्रियम्बल जो है वहां पर अकॉर्डिंगली इसके कोई चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है? देखो, जब हम बात करते हैं ना प्रियम्बल के अंदर अलग अलग वर्ड्स की, जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हो गया, जो जिस तरह की हमारी नेचर ऑफ हमारा स्टेट है, वो सारे एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप प्रियम्बल को अमेंड जरूर कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि इसके जो बेसिक फीचर्स है उनको अमेंड कर दो, नहीं, वो चीज अलाउड नहीं है। प्रियम्बल अपने आप में अमेंड किया जा सकता है, पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना इसके अंदर, वो आप अमेंड नहीं कर सकते। तो ये बात 1973 के केस में हो गई। फिर बाद में एक LIC यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC केस हुआ, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वही अपहेल्ड किया कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है, अपने आप में ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। पर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट या बाकी जो कोर्ट्स होते हैं, जब भी किसी चीज को इंटरप्रेट करना होता है तो प्रियम्बल को एज अ गाइडिंग स्टार की तरह लेके चलते हैं एंड उसी बेसिस के ऊपर चीजों को देखा जाता है। आई बात समझ में? तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बात कर रही थी, प्रियम्बल का क्या है, क्या पार्ट है या नहीं है? तो देखो सेकंड ऑप्शन कहती है कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बात सरासर गलत होगी, ठीक है ना। तो पार्ट तो मतलब नॉट अ पार्ट तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर आपने सोचना है A, C और D में क्या होगा। तो देखो एक्चुअल में ना यहाँ पे सबसे क्लोज आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये पार्ट है पर इसका अपने आप में कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। कहने का मीनिंग क्या है, मैंने जैसे अभी बताया ना कि अपने आप में तो नहीं है, पर अगर आपने कहीं ना कहीं इसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी हो, तो अकॉर्डिंगली आपने देखा ना, जैसे सेक्युलर वर्ड हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो डेफिनेटली वो चीज हम अमेंड नहीं कर सकते। तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर अपने आप इसका लीगल कोई इफेक्ट नहीं है बिना किसी और पार्ट्स को देखे हुए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज मान लो फंडामेंटल राइट्स को आपने अमेंड करना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के साथ भी इसको देखा जा सकता है, तो लीगल फैक्ट उस तरह से आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल के अंदर क्या चीज नहीं है? देखो अगर याद करो ना, मैंने स्टार्टिंग में ना पूरा प्रियम्बल आपके सामने पढ़ा, रीजन क्या है कि आपको थोड़ा ना याद हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से सुना होता ना, तो ये देखो यहाँ पे लिबर्टी के सामने क्या क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या कहीं पर भी यहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी की बात आई? द आंसर इज नो सर, नहीं आई। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करी, बाकी तो सारे आए हैं। तो सिंपली अगर आपको प्रियम्बल पता होता ना, तो आप इसको आराम से कर लेते कि सर इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पर नहीं आएगी। इसी के साथ ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में पूछा गया, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहां पर दरअसल में ना ये बात भी प्रियम्बल के अंदर ही आती है। सर कैसे? देखो एक्चुअल में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ी बातें करी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो अलग अलग प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमें प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरह से ना ये आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखने पता लग जाता है ना कि आई कार्ड को हमने समझ लिया, उससे कहीं ना कहीं हम पूरे इंसान को पता कर सकते हैं। तो अगर आपने संविधान को समझना है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रियम्बल उसको एक आइडिया दे देगा। पर ये बात मैं नहीं कह रहा, ये NA पालकी वाला जी, ठीक है, बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे, बहुत ही फेमस जूरिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये बात करी है। इसी तरह से बहुत और भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं कि कैसे फॉर एग्जांपल की ना, इसको की नोट भी एक तरह से हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो बहुत अच्छे गाइडिंग लाइट की तरह माना जाता है। तो डेफिनेटली अगर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का दिमाग में झांकना हो ना, तो आपको प्रियम्बल से उस चीज का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रियम्बल। उसी तरह से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2021 में क्वेश्चन आया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, बताओ। देखो यहां पर ना दरअसल में हुआ क्या है, जब हमारा संविधान बना या प्रेम्बल बना, तो वहां पर ना तीन चीजें नहीं थी जो बाद में ऐड हुई। एक्चुअल में हुआ क्या, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंतर्गत हमने कुछ वर्ड्स को ऐड किया। कैसे वर्ड सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट वर्ड जो था वो बाद में ऐड हुआ, सेकुलर वर्ड जो था वो बाद में ऐड हुआ, जो इंटीग्रिटी वर्ड था ना यहाँ पे, ये लास्ट में हमने पढ़ा ना इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो जो इंटीग्रिटी वर्ड था ये बाद में ऐड हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखने कि ये वाले वर्ड्स बाद में ऐड हुए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1950 में कौन सी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, तो जो चीजें बाद में आई हैं वो थोड़ी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, तो डेफिनेटली वो सारी चीजों को हम हटा देंगे। तो डेफिनेटली अगर आप नोटिस करो, हमने क्या बताया, सोशलिस्ट और सेकुलर ये बाद में ऐड हुए, तो कहने का मीनिंग है पहले नहीं थे। तो पहले क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर प्रियम्बल के बेसिक समझ लिए कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो पॉइंट्स हमने समझ चुके हैं कि केशवानंद भारती में बोला गया कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कब कब अमेंड हुआ हमने वो भी समझ लिया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया गया था वो भी हम समझ लिया, सॉवरेनिटी भी हम समझ लिए हैं, और इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे हमने वो भी समझ लिए। एक छोटी सी चीज और, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था ना, उसके बनने के बाद प्रियम्बल बना था, ठीक है ना, इसको इनेक्ट जो किया गया था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा इनेक्टमेंट के बाद में ये चीज हुआ था। बाकी वर्ड भी हम समझ चुके हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे जस्टिस का प्रिंसिपल हो गया वो यूएसएसआर से हमने लिया है, और जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और प्रियम्बल अगर अपने आप में बात करें ना, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको प्रियम्बल अच्छे से समझ आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने देखे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इकोनॉमिक जस्टिस हमें कहां कहां पे देखने को मिलता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट कोशिश करना है इसको आंसर करने की। अगले लेक्चर के अंदर जो हमारा वेडनेसडे को एपिसोड आएगा उसमें हम इसके रिगार्डिंग देख लेंगे कि क्या इसके रिगार्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। प्लस ये तो आप होमवर्क मुझे बताओगे, प्लस साथ में साथ ये भी बताओगे कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ और चेंजेस चाहते हो इस इनिशिएटिव के अंदर, डेफिनेटली हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट ये तो चीजें आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि आप होमवर्क प्लस एज वेल एज कि कैसा ये इनिशिएटिव है, इसके रिगार्डिंग आप डेफिनेटली मुझे ये सारे पॉइंट्स बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आज का आपका पहला लेक्चर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।